अंतरिक्ष में दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। पहला तो ब्लैक होल और दूसरा एलियंस। जब भी अंतरिक्ष से जुड़ा कोई भी विषय इन दोनों चीज़ों से कांटेक्ट करता है तब वो बात काफ़ी ज़्यादा रोचक बन जाती है। वैसे मित्रों, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि काफ़ी समय हो चुका है मैंने आप लोगों से परग्रहियों से जुड़ी कोई भी बात नहीं की है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसके बारे में ही कुछ बात कर ली जाए। आप लोगों को भी जानकर अच्छा लगेगा और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। परग्रहियों की जब भी बात उठती है तब शायद सबके मन में ये बात जरूर ही आती होगी कि आखिर कब हम लोग इन जीवों से मिलने वाले हैं। कई फिल्में और प्ले में हमें ये दिखाया जाता है कि एलियंस से मिलना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है। परंतु मित्रों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि असल में हमें अभी तक परग्रहियों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वर्तमान की बात करें तो आज हम सिर्फ इनके बारे में कल्पना ही कर सकते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ ऐसे पहलुओं को जानेंगे जिसके बारे में आप लोगों ने शायद ही कभी सोचा होगा। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के जैसे कई प्रकार के ग्रह हैं और साथ ही साथ हमारे सौरमंडल की तरह कई अलग अलग सौरमंडल। ऐसे में वैज्ञानिकों को एक अलग ही तरह का ख्याल आया है और वो ये है कि जब भी कोई ग्रह अपने सूर्य के सामने आता है तब शायद वहाँ बसने वाले परग्रही हम लोगों से संपर्क साधने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उस वक्त वो ग्रह अपने सूर्य और हमारे पृथ्वी के बीच में मौजूद रहता है। इसलिए अब वैज्ञानिक उन ग्रहों से निकलने वाले सिग्नल्स को खोजने में लगे हैं जो कि अपने सूर्य और हमारे पृथ्वी के बीच में मौजूद है। एक खास बात यह है कि सुदूर इलाकों में बसने वाले एलियंस एक प्रकार की खगोलीय घटना कॉस्मिक नून का इंतजार कर रहे हैं। जब ये घटना अंतरिक्ष में घट रही होगी तब जाकर परग्रही हमसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब अंतरिक्ष में कॉस्मिक नून की घटना घटित होती है तब परग्रहियों के लिए हमसे संपर्क करना आसान हो जाता है। खैर, इस पूरे घटनाक्रम को वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेटरी ट्रांजिट का नाम देते हैं। इस घटनाक्रम की ये खास बात है कि इसको न बल्कि सिर्फ हम देख सकते हैं, परंतु इसको सुदूर इलाकों में बसे उन्नत परग्रही सभ्यता भी देख सकते हैं। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि एलियंस भी हमसे संपर्क करने के लिए उतना ही आतुर होंगे जितना कि हम उनसे करने के लिए आतुर है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या आप भी उनसे कभी मिलना चाहेंगे? मित्रों, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वैज्ञानिक आखिर कैसे परग्रहियों के द्वारा भेजे जाने वाले इन संदेशों को डिटेक्ट कर पाएंगे। कुछ वैज्ञानिकों के हिसाब से अगर हम एक्सोप्लैनेटरी ट्रांजिट वाले इन ग्रहों के ऊपर अच्छे से नज़र रखें तब हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें एलियंस के बारे में कुछ ना कुछ जानने को मिल जाएगा। ऐसे में हमें ये देखना होगा कि हमारे पास इन ग्रहों को डिटेक्ट करने के लिए जरूरी तकनीक पहले से मौजूद रहनी चाहिए। हालांकि वर्तमान में छपे कुछ रिपोर्ट्स में ये पाया गया है कि परग्रहियों को हमसे संपर्क साधने में कोई आग्रह ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी परग्रही सिग्नल से जुड़ी कोई भी ठोस सबूत अभी भी मौजूद नहीं है। ऐसे में परग्रहियों के अस्तित्व के बारे में आज भी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे अभी वैज्ञानिकों का ध्यान पूरे तरीके से ऐसे ग्रहों पर है जो कि पृथ्वी के जैसे ही हो। ऐसे में एक बात तो तय हो जाती है कि हमें भी परग्रहियों की तरह हमारे खुद के भविष्य के बारे में चिंता है। पिछले कुछ सालों में इंसान ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है। जब 19वीं शताब्दी के अंतिम अवस्था में रेडियो का आविष्कार हुआ तब इंसान ने सोचा कि क्यों न वो रेडियो के तरंगों को अंतरिक्ष में छोड़े। और मित्रों, उसी समय से ही हम अंतरिक्ष में लगातार रेडियो की तरंगों को छोड़ रहे हैं। इसी की एक बढ़िया मिसाल है 1974 में छोड़ा गया एरिसीबो मैसेज। जब इंसान ने पहली बार अंतरिक्ष में रेडियो की तरंगों को छोड़ा तब सिर्फ उसका एक ही लक्ष्य था कि वो परग्रहियों से संपर्क साध सके। 70 के दशक में परग्रहियों से जुड़ने की इच्छा वैज्ञानिकों की कुछ इस कदर बढ़ी कि तभी से इंसान ने दूसरे ग्रहों में बसने वाले जीवों के बारे में जानने का उत्साह दिखाना शुरू किया। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं
कि हमारी आकाशगंगा में भी कुछ ऐसे भी तरंगे मौजूद है जो कि शायद पहले से ही किसी परग्रही सभ्यता के द्वारा छोड़ी गई है। ऐसे में इन तरंगों को ढूंढना भी हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है। परग्रही तकनीक से बनने वाले तरंग शायद हमारे आज के उपकरण पकड़ नहीं पाते हो, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि यह ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हमसे भी कई गुना ज़्यादा अत्याधुनिक सभ्यता सुदूर ब्रह्मांड में छिपी हुई हो, जो कि हमें देखकर भी शायद अनदेखा कर रहे होंगे। वैसे सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर कहाँ हम इस ब्रह्मांड में परग्रहियों को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड में परग्रही सभ्यता को ढूंढना माने भूसे के ढेर में सुई को ढूंढने के जैसा ही है। वैसे मित्रों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में एलियंस हमसे संपर्क करने के लिए इतने आतुर होंगे जितना कि हम उनसे करने के लिए आतुर हो रहे हैं? इसके अलावा इस बात को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि शायद परग्रहियों के पास भी हमारे जितनी ही उन्नत तकनीक मौजूद हो। कुछ अमेरिकी वैज्ञानिकों ने परग्रहियों के द्वारा भेजे जाने वाले रेडियो तरंगों को ढूंढने के लिए वहां पर लगे कुछ खास तरह के दूरबीनों का इस्तेमाल किया। हालांकि खोज के शुरुआती चरणों में वैज्ञानिकों का ध्यान मूलतः 12 ऐसे एक्सप्लोप्लैनेट्स के ऊपर है जो कि एक्सप्लोप्लैनेटरी ट्रांजिट को अंजाम देने जा रहे हैं या दे रहे हैं। वैसे इन ग्रहों के बारे में एक खास बात यह भी है कि सारे के सारे ग्रह साल 2018 के मार्च के महीने में अपने एक्सप्लोप्लैनेटरी ट्रांजिट को अंजाम दे रहे थे। इसके अलावा एक रोचक बात यह भी है कि 2018 के इसी मार्च के महीने में वैज्ञानिकों को लगभग 34,000 से ज़्यादा सिग्नल्स मिले थे, और वो सारे के सारे सिग्नल्स इन्हीं खोजे गए 12 एक्सप्लोप्लैनेट्स से ही थे। हालांकि वैज्ञानिकों को लगता है कि इन 34,000 सिग्नल्स में से लगभग 99.99 सिग्नल्स पृथ्वी के इंटरनल डिस्टर्बेंस से पैदा हुए हैं। ऐसे में ये एक सवाल उठता है कि क्या हम जिन तरंगों को परग्रहियों के द्वारा भेजा जाने वाला तरंग समझ रहे हैं वो शायद हम लोगों के द्वारा ही बनाया गया हो। एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि केपलर 132b और केपलर 842b से आने वाले तरंगों के ऊपर भी और ज़्यादा रिसर्च होना ज़रूरी है, क्योंकि ये शायद हमें परग्रहियों से जोड़ सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो हिंदी भाषा में देखने के लिए हमारे YouTube चैनल विज्ञानम फैक्ट को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।